नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पंचायतों में मामला दर्ज करना तथा न्यायपीठ की नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 53 अनुसार कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान को या उसकी गैर हाजिरी में उप प्रधान को लिखित रूप में या मौखिक रूप में अपना मामला पेश कर सकता है। तो इस धारा में ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी हो पंचायत में जाकर तो लिखित में भी उसको वहाँ पे पेश कर सकता है। यदि वो अनपढ़ है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो वह मौखिक रूप में भी प्रधान या उप प्रधान के समक्ष अपनी शिकायत पेश कर सकता है। प्रत्येक दीवानी वाद में शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की राशि के बारे में बताना होगा और पंचायत अधिनियम के अनुसार निर्धारित फीस देनी होगी। न्यायालय की फीस पंचायत में लागू नहीं होगी। इसमें यह बताया गया है कि जब कोई दीवानी मामला होता है, दीवानी वाद होता है, जैसे कि लेन देन संबंधी पैसे का झगड़ा है, तो उसमें शिकायतकर्ता को उस विवाद की राशि के बारे में बताना होता है। मान लो 500 रुपये तक के मूल्य का वाद है, तो उसमें फीस जो है पंचायत द्वारा 10 रुपये ली जाती है। और 500 रुपये से अधिक का वाद हो, जो 2000 रुपये से कम हो, उसमें प्रत्येक 100 रुपये या उसके भाग के लिए 2 रुपये फीस ली जाती है। और जो न्यायालय में जो फीस ली जाती है वो पंचायत में लागू नहीं होगी। यदि मामला या शिकायत मौखिक रूप में पेश की जाती है तो प्रधान या उप प्रधान जो भी हाजिर हो मामले को लिखित रूप में तैयार करेगा और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान उस पर लेगा। तो जब शिकायत जो है उप प्रधान या उप प्रधान के समक्ष जो है पेश की जाती है तो वो लिखित में होनी चाहिए। अगर लिखित में नहीं है, मौखिक रूप में दी गई है, तो वो लिखित रूप में तैयार की जाएगी प्रधान या उप प्रधान द्वारा और उस शिकायत के ऊपर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। इस लिखित शिकायत को संक्षेप में पंचायत कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर में लिखा जाएगा। तो ये शिकायत जो होगी, जो रजिस्टर होते हैं, जैसे सिविल वादों का रजिस्टर होता है जो कि प्रारूप 20 में संधारित किया जाता है, या आपराधिक मामलों का रजिस्टर है जो कि प्रारूप 21 में संधारित किया जाता है, या राजस्व कार्रवाइयों का रजिस्टर प्रारूप 22 में संधारित किया जाता है, उस रजिस्टर पे इसे दर्ज किया जाएगा। मामले को निपटाने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54(1) के अंतर्गत यथास्थिति प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान द्वारा 3 पंचों का एक बेंच गठित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि मामला जब पंचायत में दर्ज हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 54(1) के अंतर्गत जो है प्रधान या उप प्रधान 3 पंचों का एक धर्मासन गठित करेगा और मामले की पहली सुनवाई की तारीख नियत करके न्यायपीठ के सदस्यों को शिकायतकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत की गई है को सूचित कर दी जाएगी। और जो मामले की पहली सुनवाई होगी, जो जिस दिन इस मामले की हेयरिंग होनी है, उसकी जो सूचना है वो धर्मासन के सदस्य जो पंच होंगे या न्यायपीठ के जो सदस्य होंगे उनको दे दी जाएगी। शिकायतकर्ता को भी इसकी सूचना दी जाएगी और जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उसको भी इस तारीख की सूचना दी जाएगी। परंतु कोई भी पंच यदि उस वार्ड से चुना गया है जिसमें घटना घटी हो तो वह बेंच में शामिल नहीं किया जाएगा। मान लो कोई घटना जो है या कोई विवाद जो है ये थुनाग 1 वार्ड में घटित हुआ है, तो इस वार्ड के जो थुनाग 1 वार्ड के जो वार्ड सदस्य होंगे वो उस धर्मासन या न्यायपीठ में शामिल या सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तथा अधिनियम की धारा 30 अनुसार कोई भी पंच किसी भी प्रकार के दावे या मामले जिसमें उसका नज़दीकी रिश्तेदार जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, लड़का लड़की,
भाई भतीजा, सास ससुर, पति पत्नी, नौकर, व्यवसाय में हिस्सेदार या ऐसे मामले जिसमें वह पंच व्यक्तिगत रुचि रखता हो के मुकदमे की सुनवाई या कार्रवाई में सम्मिलित नहीं हो सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी का इस मामले में कोई उसका रिश्तेदार उस विवाद में सम्मिलित है उस पंच का, तो उस पंच को भी उस न्यायपीठ में या धर्मासन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। या उसका कोई नौकर है या उसका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसको भी उस धर्मासन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो कि मामले की सुनवाई करेगी। धारा 30(1) के अधीन जो बंधन लगाए गए हैं के कारण यदि धर्मासन बनाने में बाधा आती है तो इस प्रकार का मामला यदि फौजदारी हो तो जिला मजिस्ट्रेट, दीवानी हो तो जिला न्यायाधीश और माल संबंधी कार्रवाई हो तो कलेक्टर को देना होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि किसी कारणवश जैसे रिश्तेदारी निकल जाती है जिनके कारण जो है धर्मासन का गठन करना संभव नहीं होता, तो यदि फौजदारी मामला हो तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, दीवानी मामला हो तो उप न्यायाधीश को भेजा जाएगा और माल संबंधी कार्रवाई हो तो कलेक्टर को सुनवाई के लिए भेजी जाएगी। न्यायपीठ पहली सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को अपने में से एक अध्यक्ष चुनेगा। तो जैसा कि पीछे बताया गया है कि जो धर्मासन या न्यायपीठ का गठन होता है उसमें 3 पंच लिए जाते हैं और यदि प्रधान या उप प्रधान इस बेंच में शामिल हो तो वही न्यायपीठ के अध्यक्ष रहेंगे। तो मान लो यदि ये जो धर्मासन का गठन किया जाता है, न्यायपीठ का गठन किया जाता है, इसमें प्रधान या उप प्रधान भी सम्मिलित हैं तो उन्हें ही उस न्यायपीठ का अध्यक्ष बनाया जाता है या वही अध्यक्ष रहेंगे। मामले की कार्यवाही विहित रीति से आरंभ की जाएगी। धारा 36 के अनुसार कोई भी मामला पंचायत खारिज कर सकती है यदि परिवादी का परीक्षण करने पर यह लगता है कि मामला वादी द्वारा बेहद मामूली, प्रतिवादी को तंग करने की नीयत से दायर किया गया हो अथवा झूठा हो। तो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 36 में बताया गया है कि पंचायत जो है किसी मामले को खारिज कर सकेगी यदि परीक्षण करने के कंप्लेंट का परीक्षण करने के बाद पंचायत को लगता है कि मामला जो है मामूली है और प्रतिवादी को तंग करने की नीयत से दायर किया गया है अथवा झूठा है, तो पंचायत जो है उस मामले को खारिज कर देगी। अगला है धर्मासन की कार्रवाई जब चल रही हो तब प्रधान, उप प्रधान या कोई सदस्य जो धर्मासन में ना हो ना तो अपना मत रख सकता है और ना ही निर्णय में मतदान कर सकता है, परंतु मामले की सुनवाई वह देख व सुन सकता है। तो जब ये न्यायिक कार्रवाई चल रही होती है, किसी मुकदमे की सुनवाई चल रही होती है, अगर प्रधान और उप प्रधान उस धर्मासन या न्यायपीठ के सदस्य नहीं होते हैं तो ना तो वह अपना उसमें कोई मत रख सकते हैं, ना ही निर्णय में वो मतदान कर सकते हैं, परंतु वह मामले की सुनवाई देख व सुन सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।